हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, एटम्स और न्यूक्लियाई ये यूनिट 12 फिजिक्स के हम स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने लेक्चर था बेटा, हमारा जो वीडियो था उसमें हमने न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। वो इंट्रोडक्शन था एक्चुअली न्यूक्लियाई से रिलेटेड। तो उस वीडियो में मैंने आपको दो टर्म और बताई थी, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया था बेटा। फर्स्ट जो टर्म थी वो थी मास डिफेक्ट, डेल एम से डिनोट। सेकंड जो टर्म है वो है बाइंडिंग एनर्जी, और थर्ड जो टर्म है वो है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, या इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ये तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी को बी डॉट ई डॉट से डिनोट करते हैं, और इसको बी डॉट ई डॉट डिवाइडेड बाई मास नंबर इससे डिनोट करते हैं। तो ये तीन टॉपिक आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले अगर एटम्स में और न्यूक्लियाई में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यूनिट कंपटीशन वाइज हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये वीडियो सॉरी इस लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ और ये न्यूमेरिकल हमारी प्रॉब्लम है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं मास डिफेक्ट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, डिफेक्ट यानी कि मास में कमी आ रही है। डिफेक्टिव वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसमें कोई ना कोई कमी आ जाए, तो यहाँ वर्ड हमने यूज़ किया मास डिफेक्ट, और डेल एम से इसे डिनोट करते हैं। तो मास डिफेक्ट यानी कि मास में कमी आ जाना। तो उसके लिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं बेटा, जैसे ये अपने पास कार्बन का एटम है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। कार्बन के जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GXA से, और कार्बन के केस में इसे लिखा जाता है 6C12 से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 है कार्बन के पास, एंड A माइनस G ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 12 माइनस 6, A माइनस G 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। सो A माइनस G, जिसे हम N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कहते हैं, वो भी हमारे पास 6 है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर इस न्यूक्लियस का टोटल मास अगर निकाला जाए, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, वो होना चाहिए बेटा मास, अगर प्रोटॉन का mp है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 6 है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास अगर mn है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 6 है, तो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि टोटल मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, न्यूक्लियस मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं और इंडिया वाले वो सब जितने भी इंडियंस जितने भी इंडिया में रहते हैं उनको इंडियंस बोला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वालों को बेटा हम ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं। वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है उनको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोलेक्टिवली न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो टोटल मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम होगा, जो 6 प्रोटॉन है उनके टोटल मास प्लस 6 न्यूट्रॉन उनके टोटल मास के सम के इक्वल होगा। बट होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस का जो मास है वो इससे थोड़ा कम पाया जाता है, यानी कि मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। इनका इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस का जो मास है वो इस न्यूक्लियस के मास से हमेशा ज्यादा होता है। सच डिफरेंस इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। मास के इस डिफरेंस को ही हम मास डिफरेंस बोलते हैं। और लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि एटम के मास या न्यूक्लियस के मास को मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट है, जो इकाई है, वो है U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और आपको ये भी बताया था कि 1 AMU इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻27 kg। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 1
U इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये एक AMU। अब हमारा जो मास है, जो सारी कैलकुलेशन होगी वो AMU में होगी बेटा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मास डिफेक्ट है क्या, मास में कमी आ जाना। और मास में किसके मास में कमी आती है? न्यूक्लियस का जो मास है वो इन सभी न्यूक्लियस के टोटल मास के सम से थोड़ा कम होता है। तो मास में जो डिफरेंस है इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो अब इस मास डिफेक्ट के लिए हम एक्सप्रेशन कैसे करेंगे? तो एक्सप्रेशन करने के लिए हम एक कोई भी न्यूक्लियस कोई भी एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और जो एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे वो है GXA, ये एलिमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। मास डिफेक्ट यहां मैं लिख देता हूं, मास डिफेक्ट इक्वल टू मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, या मास ऑफ न्यूक्लियस बोल लो, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों अलग है बेटा। मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, ये जो डिफरेंस आएगा इसी को मास डिफेक्ट और डेल एम से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ये एक एलिमेंट है तो टोटल मास, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जिससे एक्सप्रेशन हमारे पास होगा। तो डेल एम मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, तो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि MP जो है, कि लेट MP इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, और M के साथ अगर मैं कैपिटल M लिखा हूँ, स्मॉल n न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के लिए बेटा, और कैपिटल M होगा मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन, और Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे पहले बेटा। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है G इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास Mt, और G नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये आ गया बेटा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस G यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू Mn एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A माइनस G। तो ये बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू है टोटल मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर इसमें से हम कैपिटल Mn माइनस कर दे, कैपिटल Mn है मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये मास डिफेक्ट के लिए हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये मास डिफेक्ट किसमें है बेटा? AMU में। अगर ये मास भी AMU में है तो ये मास भी AMU में होगा। AMU को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा? U लिख सकते हैं, आपको पता है U मास की यूनिट है, वो अभी हम फिलहाल लिखेंगे नहीं इसमें बेटा। ये मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। हम इसे थोड़ा आगे और स्लो और इसे हम सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? डेल M इक्वल टू GMP प्लस A माइनस GMn। अब बेटा मैं इसमें एक टर्म ऐड करता हूं, प्लस G इंटू ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ME क्या होगा बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिख देता हूं ME इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इज इक्वल टू G है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमने GME इस क्वांटिटी के साथ ऐड कर दिया और GME इस क्वांटिटी में से माइनस कर दिया। अगर हम सेम क्वांटिटी प्लस और वही क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं तो कैंसिल होगा, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम प्लस और माइनस कर रहे हैं इसमें एक एक्सप्रेशन और डिराइव करने के लिए इसी से। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया था इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, और माइनस M इंटू N ये हमारा एज इट इज है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वांटिटी प्लस की और यही क्वांटिटी हमने इसमें माइनस कर दी। अब बेटा इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, हमारी इस रिजल्ट के साथ लिख देंगे। सो GMP, इसको भी प्लस वाले टर्म को आगे लिख लेंगे GME, और ये टर्म एज इट इज A माइनस G इंटू M। ये दोनों माइनस है तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और इसको लिखा जा सकता है GME प्लस M कैपिटल N। तो बेटा इन दोनों में से आगे हम G कॉमन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली है।
तो इसको हम इक्वल करके आगे कॉमन निकाल लेंगे और मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस A माइनस जी इंटू mn, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस और ये टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर हमारे पास ये कोई एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसका टोटल मास ये है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का मास ये है। तो ये टोटल मास किसका हो जाएगा, पूरे एटम का हो जाएगा, कार्बन के एटम का। अगर हम कार्बन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा बेटा। तो इसको हम लिख लेंगे मास ऑफ GXA, GXA यानी कि एटम है, तो उस पूरे एटम का मास है और मास के लिए हमने यूज किया स्मॉल है। तो टोटल सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। तो हमने ये एटम का मास लिखा है। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप हाइड्रोजन के एटम को जानते हैं, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास। तो ये मास क्या हो जाएगा बेटा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मास का सम होगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम इसको भी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन G मल्टीप्लाई है उसमें, सो G इंटू मास ऑफ 1H1, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा बेटा हमने, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, प्लस आपके 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा इसमें 0। ये टर्म हमारी एज इट इज है, A माइनस जी इंटू mn और माइनस मास ऑफ एटम ZX। तो ये जो हमारा जो रिजल्ट आया मास डिफेक्ट के लिए डेनम, ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था बेटा और ये सेकंड रिजल्ट है। ये रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं जब हमें एटम का मास दे रखा हो, न्यूक्लियस का मास गिवन ना हो। अगर न्यूक्लियस का मास गिवन है और आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना, देन वी यूज दिस रिलेशन। तो एक बार आप इसे दोबारा से देखेंगे। टर्म थी बेटा मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट यानी कि मास में कमी आना, और किसके मास में कमी आना, न्यूक्लियस के मास में कमी आना। It has been found that mass of constituent nucleus is always greater than mass of nucleus. Such difference in masses is known as mass defect, and so mass defect is mass of constituent nucleus minus mass of nucleus. If we consider this element having total number of proton G and electron G and number of neutron, we can calculate by subtracting A minus G. So total mass of proton is G into mp, where mp be the mass of proton, and A minus G into mn is the total mass of neutron, where mn be the mass of one neutron and mn be the mass of nucleus. So we use this relation, and you must remember a single term, the unit of this mass defect is AMU. आपको kg यूज नहीं करना, जो यूनिट यहाँ यूज करनी है मास के लिए वो 1 AMU यूज करनी है। ये जो हमने आगे डेरिवेशन किया, हो सकता है कि आपको ये न्यूक्लियस का मास गिवन ना हो, इस पूरे एटम का ही मास दे रखा हो, देन वी यूज दिस रिलेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम का मास चाहिए, वो हमें पता है। तो वी कैन कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ एनी एटम और न्यूक्लियस। तो बेटा हम किसी भी न्यूक्लियस के केस में मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका एक्सप्रेशन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो ज्यादा है। इसके लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 6 बॉल हैं प्लास्टिक की, हमने उनको मेल्ट किया और जो मोल्टन जो हमारे पास मटेरियल आया उससे हमने एक बॉल बनाई बेटा। अब हुआ क्या, जो हमारे पास जो बड़ी बॉल बनी है उनको पिघलाकर जो हमने बॉल बनाई है उसका मास कम है, और 6 बॉल का हम अलग अलग मास मेजर करते हैं वो ज़्यादा है। तो अब बेटा एक चिंता का विषय ये भी है कि वो मास गया कहाँ, उस मास में जो कमी आई वो किस वजह से आई। क्योंकि बेटा साइंस में और फिजिक्स में कोई भी चीज़ मजाक नहीं है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रीज़न है। तो इसके लिए रीज़न क्या था, तो हमने जब इस पर जोर डाला तो पता लगा कि जो मास में जो कमी आई है वो कमी इसलिए आई है कि वो सारे जो न्यूक्लियस है वो एक जगह पर रह सके। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं, अब प्रोटॉन जो है, जैसे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और वो छोटी सी जगह में रहते हैं, एक टीनी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जिसका जो साइज है वो 10⁻⁻14 मीटर का ऑर्डर है। अब उसमें जो प्रोटॉन होंगे वो सारे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा,
प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन को रोकने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी इस मास की एवज पर ही हमें मिलती है। ये मास खत्म होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जो मास में जो कमी आई है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आई है बेटा। अब वो जो एनर्जी है जो हमें इस मास से मिलती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जैसे कि नाम से पता लग रहा है बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियस इन ए टिनी न्यूक्लियस। वो एनर्जी जो हमें चाहिए कि इन न्यूक्लियस को एक छोटी सी न्यूक्लियस में रखने के लिए, इकट्ठा जोड़ने के लिए, इकट्ठा बांधने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी मास जो आपका अगर किलोग्राम में है तो बाइंडिंग एनर्जी जूल में आएगी, अगर मास आपका AMU में है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज होगी। ध्यान रखना बेटा इस चीज को कि ये मैं एक्सप्रेशन में बताऊं। तो बाइंडिंग एनर्जी का दूसरी डेफिनेशन हो सकती है वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाए, इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाए, वो एनर्जी भी बाइंडिंग एनर्जी है। देखो बेटा दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो एनर्जी बांधने के लिए टीनी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को रखने के लिए चाहिए, या वो एनर्जी जो उन्हें इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर कर दे। तो दोनों डेफिनेशन एक ही है। डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियस इन ए टीनी न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो अब उसके लिए एक्सप्रेशन क्या करेंगे? हमारे पास जो टर्म है मास डिफेक्ट की, इसी से डायरेक्ट हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो बेटा मैं इस एक्सप्रेशन को रफ कर रहा हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब है बाइंडिंग एनर्जी, मैं डिफाइन कर देता हूँ। The energy which is required, the energy which is required to hold the nucleus in a teeny nucleus. The energy which is required to hold the nucleus in a teeny nucleus, बहुत सिंपल डेफिनेशन। सो बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और वो क्या है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस? वो है E इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी को E से नहीं, B डॉट E डॉट से, जैसे मैंने वहाँ लिखा, इससे डिनोट करते हैं। और मास कौन सा लिया जाएगा? जो मास कम हुआ, और कम होने वाला मास है डेल m और इंटू c विद स्पीड ऑफ लाइट एंड c हैविंग वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल एम की जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू थी वो हम पुट करेंगे g ऑफ mp प्लस a माइनस g इंटू mn माइनस कैपिटल M इंटू n और इंटू c। अगर आपका मास जो है वो किलोग्राम में है, तो अगर आपको गिवन है किलोग्राम में तो आप c की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। बट इफ योर मास इज AMU, देन if your mass is in AMU, then we use another relation which is as g of mp plus a minus g into mn minus capital Mn। यहाँ जो वैल्यू पुट की गई बेटा 3 × 10⁸ जो अब ये जो आंसर आएगा किस में आएगा बेटा? जूल में है। जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा? जूल में होगा। और बेटा जूल से इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अब एक जूल में कितने EMU होंगे तो उसके लिए इसे डिवाइड कर देंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू g ऑफ mp प्लस a माइनस g ऑफ mn माइनस कैपिटल Mn into 3 × 10⁸ divided by 1.6 × 10⁻⁹ and answer is in electron volt। जब हम इसे सोल्व करेंगे सो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू रिजल्ट आएगा g ऑफ mp प्लस a माइनस g इंटू mn माइनस m कैपिटल M, और ये रिजल्ट होगा 931
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मास AMU में गिवन है, इफ यूर मास इज इन AMU, जो कि एटम के मास की यूनिट है, तो आप मास डिफेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करके उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा जो रिजल्ट आया बेटा, ये वैसे ही फर्स्ट रिजल्ट है बाइंडिंग एनर्जी के लिए। ये आपको तब यूज करना है जब आपका मास kg में गिवन है। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। ये आपको तब यूज करना है जब हमारा मास डिफेक्ट गिवन है इज इन AMU। अक्सर हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, आप इसको मार्क कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है और उसको 931 से मल्टीप्लाई करना है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी न्यूमेरिकल्स पर होगी बेटा, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा वो हम डिराइव करेंगे। तो हम बाइंडिंग एनर्जी भी मैं आपको बता चुका हूँ और हम मास डिफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। मास डिफेक्ट, मास में कमी, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, नोन एज मास डिफेक्ट। एंड बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर या मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ही फॉर्मूले एक ही है, बट सिर्फ यूनिट का डिफरेंस होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन बेटा वैसे kg के लिए भी यूज किया जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मास AMU, अगर हमारा मास डिफेक्ट 1 AMU आ जाता तो बाइंडिंग एनर्जी होगी 1 AMU इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आपका मास आता है 0.6 AMU, तो ये आपका मास डिफेक्ट है डेल m। तो इसके लिए आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 0.6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। आपको सिर्फ बाइंडिंग मास डिफेक्ट बताओ तो डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले, चाहे आप kg के लिए यूज कर लें बेटा, चाहे आप यूज करें बेटा ये, बट यूनिट का डिफरेंस, ये जूल में एक्सप्रेशन है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेशन है। मेगा होता है 10 टू पावर 6, यानी कि 931 इंटू 10 टू पावर 6, ये रिजल्ट होता है इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास है नेक्स्ट टर्म बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, यानी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस, अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन ही ले रहा हूँ बेटा स्टार्टिंग से, कार्बन के पास न्यूक्लियस है 12, जिनमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मान लेते हैं जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है कार्बन की वो है 126 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया है। बाइंडिंग एनर्जी 126 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कार्बन की। अब मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालना चाहता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो कार्बन का जो एटॉमिक, कार्बन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एलिमेंट की 6C12। तो इसको जब कंपेयर करेंगे GXA से, तो A इक्वल टू है 12, यानी कि कार्बन के पास जो न्यूक्लियस हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है 12। तो हम क्या करेंगे, इस 126 को 12 से डिवाइड कर देंगे और जो अपने पास आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। क्लियर? यानी कि एक न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक रूम है, उसकी वॉल्यूम V है और उस रूम में टोटल 12 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट के हिस्से में वॉल्यूम क्या होगी बेटा, V/12 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम होगी बेटा। क्लियर? तो वैसे ही वो हमने निकाला एक स्टूडेंट के जो डिवाइड में कितनी वॉल्यूम है, यहाँ हमने निकाला अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 126, तो एक न्यूक्लियस के हिस्से में कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, दैट मच एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। अब बेटा ये टॉपिक हम क्यों स्टडी कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम पढ़ेंगे, यानी कि एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकाल रखी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकाल रखी है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा होगी वो पीरियोडिक टेबल में उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है, जैसे मैं कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने सभी एलिमेंट्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करके देखा, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में, ठीक है, यूरेनियम के केस में बेटा, आयरन के केस में, मोलिब्डेनम के केस में, इंडियम के केस में। तो जो हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का इन सभी एलिमेंट्स के केस में, वो डिफरेंट आ रहा था बेटा, यानी कि कुछ जो एलिमेंट है उनके लिए ज़्यादा थी, किसी के लिए बहुत कम थी, ठीक है, फिर किसी के लिए मैक्सिमम भी होगी बेटा,
वो इंक्रीज भी हो रही थी और डिक्रीज भी हो रही थी। हमारा जो ग्राफ था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का विद मास नंबर, वो एक कर्व की फॉर्म में था, इसलिए हमने इसको नाम दिया बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, आपके सामने आपको दिखाई दे रही है बेटा बोर्ड पर। इस वाइट बोर्ड पर जो ये राइट साइड में जो डायग्राम है, ये डायग्राम बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। और डायग्राम और ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस विद मास नंबर नोन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो हमने ये कर्व डिज़ाइन की है, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हम स्टडी करेंगे, और ये कर्व जो है हमें क्या बताना चाह रही है हम ये पढ़ेंगे। तो बेटा इससे पहले मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में कोई प्रॉब्लम है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जैसे कि आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है ये मैक्सिमम होती है आयरन के केस में, नियरली 8.6 या 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि ये जो इस तरफ जो आप जाएंगे ये है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और यूनिट है जैसे ये है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 और 10, 8-10 के बीच में है 9। और इधर जो अलोंग एक्स एक्सिस आप देख पा रहे हैं ये है मास नंबर 0 to 50, मिडल में 25, 50 यहाँ बेटा, ये 100 है बेटा, 150 है, 200 है, 250 है। तो हमने ये जो ग्राफ है इसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके केस में तो हमने इसे ड्राइव नहीं किया बेटा, लेकिन जो जो वैल्यूज हमें पॉइंट्स पर मिल रही थी, पीक्स पर मिल रही थी, हमने उन वैल्यू को यहाँ शो करके दिखाया है। ये मैंने पहले से बना रखा। तो बेटा यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ ऊपर चल रहे हैं तो बाइंडिंग एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इंक्रीज होगी, और अगर यहाँ राइट साइड में चलेंगे तो मास नंबर इंक्रीज होगा। तो 0 और 2 के बीच में ये है हाइड्रोजन 1h2 1h3, ये आइसोटॉप्स है, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे बेटा। ये लिथियम है, ये हीलियम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप 8O16 8O18, ये ऑक्सीजन का आइसोटॉप है। सल्फर है, फिर आयरन है, आयरन के बाद मोलिब्डेनम, इंडियम और एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद यूरेनियम। तो जैसे हमने कर्व प्लॉट की तो मैं आपको बताना बेटा कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई मींस अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो इनका जो मास नंबर है वो कम है, जैसे 1h1 1h2, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही इनका मास नंबर कम है, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस कम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है इनके पास, तो न्यूक्लियस कम है तो इनको हम बोलेंगे लाइटर न्यूक्लियाई, ये हल्के न्यूक्लियाई है। जैसे हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम है 92U236 92U238, ये आइसोटोप में लिख रहा हूँ यूरेनियम के। इसके पास तो 238 न्यूक्लियस है, इसके पास 238, यहाँ 236 है और 238 न्यूक्लियस भी है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1h1, उसके पास तो एक ही न्यूक्लियस है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन है उसके पास। हीलियम में तो 2He4, उसके पास 4 है बेटा, 2 प्रोटॉन है जिनमें 2 न्यूट्रॉन है, तो ये लाइटर है। और ये क्या है, हैवियर न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियाई के केस में बाइंडिंग एनर्जी जैसे हाइड्रोजन है ये कम है। अब कम क्यों है, कम इसलिए है कि ये कम स्टेबल है बेटा। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, वो हम इंपॉर्टेंस ऑफ द कर्व में पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई। इसके ये पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, ये हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है, इस कर्व में बाइंडिंग एनर्जी लाइट न्यूक्लियाई के लिए बहुत कम है। तो दीज न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी फिर 2 से, यानी कि हीलियम के केस में, कार्बन के केस में, ऑक्सीजन के केस में वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन देयर नेबर्स। तो इनके जो नेबर्स है जैसे हाइड्रोजन है उससे ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा, हीलियम है, लिथियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप को कंपेयर किया जाए तो 8O16 ज्यादा स्टेबल है बजाय 8O18 के। फिर सल्फर के केस में इंक्रीज हो रही है बेटा, और इंक्रीज होकर आयरन के केस में वो नियरली हो जाती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन is maximum equal to 8.8 mega electron volt. So the nuclei or iron nucleus is more stable than the others पूरी periodic table में. फिर बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस 60 to 120 मास नंबर, उसकी जो एवरेज वो बिल्कुल स्ट्रेट है. द बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉर मास नंबर 60 to 120 is almost flat, and in this region binding energy per nucleus is nearly 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एवरेज जो वैल्यू आएगी 60 से 120 की वो 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीजेस फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, इट बिकम्स 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है बेटा किस केस में, आयरन के केस में. और आयरन क्या है, एक हैवियर न्यूक्लियस है, तो हैवियर न्यूक्लियस भी कम स्टेबल है और लाइटर न्यूक्लियाई भी कम स्टेबल है. जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है बिकॉज these nuclei have more binding energy per nucleus. That's why the intermediate nuclei are more stable than the lighter nuclei as well as heavier nuclei. तो कारण क्या है बेटा कि ये लाइटर न्यूक्लियाई कम स्टेबल है और जो हैवियर न्यूक्लियस है ये भी कम स्टेबल है. अब ये स्टेबिलिटी के लिए करेंगे क्या, आपने 10th फिजिक्स में भी दो टर्म पढ़ी है बेटा. फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजन और सेकंड टर्म थी बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन का मीनिंग होता फ्यूज हो जाना, कंबाइन हो जाना. अब होता क्या है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है ये लेस स्टेबल है और ये हल्के न्यूक्लियस से ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, और फ्यूज होकर ये इस रीजन में आना चाहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंचना चाहते हैं बिकॉज द न्यूक्लियाई इन दिस रीजन इज मोर स्टेबल देन द लाइटर न्यूक्लियाई. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. The process in which two or more lighter nuclei are fused together to form a heavy nucleus which is more stable than the lighter. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. ये हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बेसिस पे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. आपसे क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व. अब बेटा फ्यूजन क्या है, फ्यूजन होता है स्प्लिटिंग, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, इसको हम फ्यूजन कहते हैं. अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा, जो हैवियर न्यूक्लियस है वो हैवी है, भारी है और वो लेस स्टेबल है. अब वो क्या करते हैं बेटा, उन पर अगर हम किसी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो नेचुरल या आर्टिफिशियल वो स्प्लिट हो जाते हैं. इस स्प्लिटिंग प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई. लाइटर मींस इस रीजन में आना चाहते हैं एंड द न्यूक्लियाई इन दिस रीजन आर मोर स्टेबल. तो जो हैवी न्यूक्लियस है वो भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इधर आना चाहते हैं, प्रोसेस इज फ्यूजन, और जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो भी स्टेबिलिटी गेन करने के इस रीजन में आना चाहते हैं एंड द प्रोसेस इज फ्यूजन एंड द न्यूक्लियाई इन दिस रीजन इज मोर स्टेबल. तो बेटा ये था बाइंडिंग एनर्जी कर्व की एक्सप्लेनेशन. आज हमने पढ़ा मास इफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है, और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और मास इफेक्ट में हमने एक ग्राफ पढ़ा. इस ग्राफ को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व. कर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेरिएशन जो है वो कर्व जैसा है. क्लियर बेटा. तो बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल. आपको इन तीनों टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा. और आशा करता हूँ बेटा आप सभी को ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि लॉकडाउन है बेटा और इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी को लॉकडाउन नहीं करना है, वो स्टडी आपकी जो की त्यो चलनी चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.